वेलकम टू द लेक्चर गाइस। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस मोशन इन 1D एग्जाम ऑफ लेवल 1। आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखा है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या है पार्टिकल की? जीरो। तो डिस्टेंस कवर क्या होगा? क्या वो जीरो होगा? क्या वो जीरो होगा या नहीं होगा? या बिल्कुल भी जीरो नहीं होगा? या पार्टिकल पर डिपेंड करेगा? अब यहाँ पर एक मूलभूत प्रॉब्लम है, मैं बता देता हूँ। मान लो ये एक्स वाई जेड हमारा क्या है, ओरिजिन है। ठीक है। अब हमारा यहाँ पर क्या है, पार्टिकल रुका पड़ा है। अब अगर ये पार्टिकल यू टर्न में जाता है, किसमें जाता है? यू टर्न में। कहने का मतलब है ये पार्टिकल थोड़ा सा आगे बढ़ा और वापस इसी पॉइंट पर आ गया। ये पार्टिकल ए पॉइंट से आगे बढ़ा बी पॉइंट पर, और बी पॉइंट से वापस ये ए पॉइंट पर आ गया। तो यहाँ पर मैंने बताया था यू टर्न प्रॉब्लम में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, तुम्हारी जीरो हो जाएगी। लेकिन जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ए से बी का जो भी लेंथ होगी उसे 2 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन डिस्टेंस एक नॉन जीरो वैल्यू है ना। अब दूसरी बात सुनो, मान लो ये पार्टिकल यहीं पर है, ओरिजिन पर ही रुका हुआ है, टाइम बहता जा रहा है, मगर ये पार्टिकल कहाँ है? ओरिजिन पर है। अभी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या है? जीरो जीरो। तो इसके तहत मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा ऑप्शन बी होना चाहिए। जो मेरा डिस्टेंस होगा वो मे और मे नॉट भी इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो, डिस्टेंस कवर क्या है? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए? फॉर ऑब्वियस रीजंस जीरो होनी चाहिए। अगर तुम्हें अभी भी याद नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अगर डिस्टेंस ही जीरो कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए? अगर इक्वालिटी का साइन लेते हैं, इक्वालिटी की इनइक्वालिटी लेते हैं, तो जीरो ही होना चाहिए। तो मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी with respect to average speed is always less than 1, always equal to 1, always more than 1, equal to or less than 1। पूछा क्या है इसने? एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज स्पीड की हमसे रेशियो पूछी है ना, और तो कुछ पूछा नहीं। एक बात बताओ, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था तुम लोगों को? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने तुम लोगों को? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर वेलोसिटी पर यूनिट स्पीड में क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम अपॉन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब टाइम स्टेप तो सेम है, तो टाइम से टाइम कट जाएगा। तो आंसर क्या आया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। अब थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हें ये लोग बताया है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस की रेशियो निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू 1 की इनइक्वालिटी आनी चाहिए। तो उसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? डी ऑप्शन होना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू दैट ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड इज। अब इसमें तो मुझे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मैंने पहले ही ये बताया था और ये लाइन लिखवाई थी अपने नोट्स के अंदर कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों ही सेम होते हैं, तो उनकी रेशियो भी क्या होगी? 1 होगी। है ना, लिखवाई थी ना ये लाइन। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी या न्यूमेरिकल रेशियो होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस स्पीड शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। A body moves 4 meter toward east and 3 meter toward north. The displacement and distance covered by the body are। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पूछा गया है। एक बॉडी कैसा बिहेव कर रही है वो हमें दे रखा है। तो पहले तो डायरेक्शंस मैंने वेक्टर्स में 100 बार बता रखे हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है हमसे? हमसे कह रहा है कि 4 मीटर हम ईस्ट में गए, ठीक है, और 3 मीटर हम नॉर्थ में गए। हमें क्या निकालनी है? डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो ये हमारा फाइनल पॉइंट है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। तो मैंने बताया था ना डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटी लाइन, ये वाली वो लाइन हो गई। है ना। तो अब तुम्हें ये क्या बनता दिख रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता दिख रहा है, और आई एफ क्या है? एक हाइपोटेनियस है। तो उसका तो तुम निकाल सकते हो आसानी से आंसर, दैट विल बी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, 3 तिया 9, 4 चौक 16, अंडर रूट द आंसर विल बी 25 का अंडर रूट दैट इज 5। ठीक है। तो हमारे को डिस्प्लेसमेंट पता चल गई कि 5 मीटर है। अब डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होगा? पाथ लेंथ कवर्ड दैट विल बी 4 प्लस 3 दैट इज 7। तो डिस्टेंस हुआ 7, डिस्प्लेसमेंट हुई 5, ऑप्शन सी। अब ये क्या कह रहा है? सिक्स्थ क्वेश्चन, द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इज चेंज्ड, व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल।
कह रहा है लोकेशन चेंज हुई, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में तुम कमेंट क्या कर सकते हो। देखो, मैंने कहा ये पार्टिकल अभी यहाँ था, इसकी लोकेशन क्या है, यहाँ पर है, ठीक है। अचानक ही ये लोकेशन यहाँ पर हो गई, तो अभी वो दिल्ली में है, अचानक ही फिर वो कहाँ पर चला गया, मुंबई में चला गया, P1 से P2 चला गया। तो यहाँ तो मुझे देखते ही पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रही है और डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। अब क्या पता ये पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम घूम कर मुंबई गया हो, है ना, तो डिस्टेंस तो हो ही रहा है, डिस्टेंस तो चेंज हो ही रहा है ना। और यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे, पहले इसकी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या थी, ये थी, ठीक है। अब इसकी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या हो गई, ये हो गई, ठीक है। तो दोनों के दोनों चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, बोथ कैन नॉट बी जीरो, सिक्स्थ में। फिर क्या दे रखा है, वन ऑफ द टू में बी जीरो, बोथ मस्ट बी जीरो, और क्या दे रखा है, डी बोथ मस्ट बी इक्वल। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन होना चाहिए ए, बोथ कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो वो कवर करेगा दोनों ही चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द एंगल इन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द रिटार्डेड मोशन इज। अब इसमें तो कोई बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें 100 बार बता चुका हूँ कि एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड मोशन होता क्या है। पहले तो एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर लेते हैं। अगर तुम्हारी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन सेम है, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हो, मेन बात है साइन सेम होना चाहिए, तो वो क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। कहने का मतलब है दोनों के दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट करने चाहिए। अगर दोनों के दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेंगे तो एंगल इन बिटवीन द वेक्टर्स क्या होता है, 0 डिग्री, है ना। रिटार्डेड मोशन में मैंने क्या कहा था, अपोजिट साइन होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन का पॉजिटिव है तो वेलोसिटी का क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अगर एक्सेलरेशन का नेगेटिव है तो वेलोसिटी का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो एक वेक्टर इस तरफ है, एक वेक्टर इस तरफ है, तो अब कितना हो गया एंगल इन बिटवीन द वेक्टर, 180 डिग्री। तो इसमें तो सोचना ही नहीं था, 180 पर डायरेक्ट क्लिक करना था आंसर। A particle moves with a uniform velocity. Which of the following statement about the motion of the particle is true? पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। उसकी स्पीड जीरो है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसका एक्सेलरेशन जीरो है, बिल्कुल होगा, क्यों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। उसका एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द वेलोसिटी, हो ही नहीं सकता, जब एक्सेलरेशन जीरो है तो एक्सेलरेशन अपोजिट कहाँ से होगा, वेलोसिटी के। इट स्पीड में भी वेरिएबल, हो ही नहीं सकती, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है तो कहाँ से वेरिएबल स्पीड हो जाएगी, है ना। ये तो सारे कंसेप्चुअल है, ये तो मैंने तुम्हें करवाए थे, एकदम से तुम्हें बी ऑप्शन पर करेक्ट करना चाहिए था। नाइन्थ वाला क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इफ द पार्टिकल moves with constant acceleration along any path, moves with constant speed, moves in the same direction with constant velocity or with variable velocity। अच्छा, ये सब बस हमसे ये पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब इक्वल होगा। मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन के अंदर लिखवाया हुआ है तुम्हें, और मोटे मोटे अक्षरों में बोल रखा है कि अगर कोई पार्टिकल होता है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, अगर सीधा जा रहा है तो सीधा जाए, उल्टा जा रहा है तो उल्टा जाए, उसकी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होंगे अगर डायरेक्शन ऑफ द मोशन एक ही है, एक ही डायरेक्शन के अंदर है। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन एक ही डायरेक्शन के अंदर है, भले ही वेलोसिटी चेंज करे या ना करे, उसकी डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, क्यों, 1D मोशन हो जाएगा। तो मान लो ये तुम्हारा क्या है, ओरिजिन है, तुम यहाँ से आगे गए फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, ठीक है, भले ही तुम्हारी वेलोसिटी मान लो वेरिएबल थी, मान ली वेरिएबल थी, तो ए से बी के बीच में अगर तुम देखोगे तो यही पाथ कवर्ड होगा, मानते हो, तो यही तुम्हारा डिस्टेंस हो गया, और यही तुम्हारी शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड होगा जिसे तुम डिस्प्लेसमेंट कहते हो, है ना। तो एस डैश तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट भी ये हुई। तो एक बात बताओ, अगर तुम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम एक ही सीधी लाइन में मूव कर रहे हो, तो तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा, इवन दो तुम्हारी वेलोसिटी चाहे वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट हो, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अच्छा, पहले बता दूं, इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन। 10th, a moving body is covering the displacement directly proportional to the square root of time, square of time। The acceleration of the body is, हमसे ये कह रहा है कि जो मूविंग बॉडी है उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। एक्सेलरेशन हमसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने वाली बात थी, मैंने कोई ऐसा तो बड़ा क्वेश्चन दिया नहीं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, dv बाई dt, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालनी पड़ जाएगी, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, ds बाई dt, वेयर s इज द डिस्प्लेसमेंट। और फॉर्चुनेटली s तुम्हें यहाँ पर क्या दे रखा है, t स्क्वायर। तो s का मतलब क्या हो जाएगा, k t स्क्वायर। k कहाँ से आया, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाकर मेरे पास k आ रहा है, मानते हो। तो वेलोसिटी तो तुम निकाल ही सकते हो, वेलोसिटी क्या आ जाएगी,
के टू टी। आई होप सो तुम्हें डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन का पता होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन इज एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, है ना। तो यहाँ पर क्या है, पावर टू है और एक्स की जगह क्या है, टी है, लेकिन ये तो एक वेरिएबल है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, टू टी वन। ठीक है, आई होप सो तुम्हें ये याद होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया वेलोसिटी आ गई हमारी टू के टी, वेलोसिटी आ गई टू के टी। अब एक्सेलरेशन निकालना है, दैट इज डीवी बाई डी टी। वेलोसिटी आ गई टू के टी। अब फिर से एक बार इसे डेरिवेट कर दो तो आंसर कितना आएगा, टू टाइम्स ऑफ के। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है, टू टाइम्स ऑफ के, विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू। अब यहाँ ऑप्शन में क्या दे रखा है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, जीरो, कांस्टेंट। तो आंसर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड when the particle moves on a curved path in the same direction with constant acceleration और with constant retardation। तो यार यहाँ पर मैंने सीधा सा ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब सेम होगी, कब सेम होगी, जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे। मानते नहीं मानते, क्योंकि तभी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होने चाहिए। भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, अभी तो बताया, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और सिर्फ एक ही तरीका है जब तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। क्या वो तरीका है, अगर वो 1D मोशन में एक ही डायरेक्शन में चलकर आगे बढ़ते रहे। अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था। मानते हो नहीं मानते, तो बी ऑप्शन सही होना चाहिए। 12th पर आ जाओ। इफ द पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मुझे नहीं लगता इसमें ऑप्शन पढ़ने की भी तुम लोगों को जरूरत पड़ी होगी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए, एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए, एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, या स्पीड जीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो तुम्हें डायरेक्ट लगाना है यार, एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि v2 इज इक्वल टू v1। तो v2 माइनस वी क्या हो जानी चाहिए, जीरो। बहुत ही बचकाना सा क्वेश्चन दिया था, इसमें तो सबके मार्क्स आने चाहिए हैं। द डिस्प्लेसमेंट s ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द first power of time, that is s directly proportional to t, the acceleration of the particle is। अब ये क्वेश्चन 2 मिनट लेकर खुद करने की कोशिश करो, मैं तो यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। पॉज करके खुद करने की कोशिश करना। पिछला क्वेश्चन थोड़ा इससे अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल उसी के जैसा ये क्वेश्चन होना है। तो s इक्वल टू के टी, इसने क्या रखा है, s इक्वल टू के टी है, मैंने प्रोपोर्शनली थी साइन को हटा दिया तो यहाँ पर k आ गया, मानते हो। अब ये कह रहा है एक्सेलरेशन निकालो, दैट विल बी dv बाई dt। तो पहले v निकालना पड़ेगा हमें, दैट विल बी ds बाई dt। तो कितना आ जाएगा, k। अब यहाँ क्या बच गया, कांस्टेंट। अब v क्या आ रहा है, कांस्टेंट। तो dv बाई dt क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। मुझे तो लगता भी नहीं कि मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत थी, डायरेक्टली मुझे यहाँ पर बी पर ऑप्शन लगा देना चाहिए था बिना देखे ही। मानते नहीं मानते हैं। अब 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी टू द मैक्सिमम वेलोसिटी बिटवीन द टू स्टेशन इज। तो हमारे को क्या पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ये भी एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी से कम होती है। तो अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ भाई एवरेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम वेलोसिटी वैल्यू क्या होगी, तो इट विल बी लेस देन वन। तो जो ऑप्शन भी यहाँ पर लेस देन वन का है वो लगा दो। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए डायरेक्टली, इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। 15th, the distance traveled by the particle in the straight line motion is directly proportional to t to the power 1 by 2। what is the nature of motion, मोशन का नेचर हमें बताना है क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, अगर थोड़ा सा ऑप्शन भी पढ़ लिया जाए तो उसमें पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन बिहेव कैसा करेगा। मतलब एक्सेलरेटेड मोशन तो होगा, लेकिन कैसा एक्सेलरेटेड मोशन होगा, एक्सेलरेटेड होगा, डी एक्सेलरेटेड होगा, कैसा होगा, बस हमसे ये पूछा जा रहा है। तो उसने कह दिया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, टी टू दी पावर हाफ के। अब तुम कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट कैसे प्रोपोर्शनल हो गई, यहाँ तो उसने डिस्टेंस दे रखा है ना, डिस्टेंस दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट कैसे प्रोपोर्शनल हो गई। अभी अभी 2-4 क्वेश्चन पहले बात कर रहे थे कि अगर एक लाइन में मोशन है, 1D मोशन है, स्ट्रेट लाइन का मोशन है, एक ही डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, ठीक है, बजी घंटी। तो यहाँ पर जो ये एस होगा डिस्प्लेसमेंट होगा वो टी के हाफ के प्रोपोर्शनल होगा।
तो s विल बी इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ t। समझ गए? अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, खुद करने की कोशिश करना, पॉज कर लो वीडियो और फिर उसके बाद अपने आंसर को रेफर करना। ठीक है, मैं अब करता हूं यहाँ पर से क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, ds बाय dt। पहले तो हम वेलोसिटी निकाल लेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाय dt। तो v निकाल लेंगे, दैट विल बी k टू p का अंडर रूट। ठीक है, आई होप सो तुम्हें डिफ्रेंसिएशन आती ही होगी। फिर इसे फर्दर डिफ्रेंशिएट कर दो, दैट विल बी dv बाय dt, दैट विल बी k बाय 2 t टू द पावर -1/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, -k/4 t टू द पावर -3/2। अब यहाँ पर मुझे पता चल रहा है जो एक्सेलरेशन है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव ऑफ k/4 1/t टू द पावर 1.5। ठीक है, 3/2 का मतलब है 1.5। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आ रहा है। तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो मुझे क्या पता चल रहा है, और देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है और वेलोसिटी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। यहाँ पर वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव है। तो क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया। तो ऑप्शन सी और डी में से एक करेक्ट होना चाहिए। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे क्या बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टू द पावर 3/2। तो टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन। ठीक है, ऐसे ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। समझ गए? अब ये क्या कह रहा है, एन एथलीट कंप्लीट्स हाफ ऑफ द राउंड ऑन द सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर, देन द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट इज। तो ये रहा वो हाफ ऑफ द ट्रैक, है ना। एथलीट ए से बी यहाँ पर आ गया, इस ट्रैक की रेडियस क्या है, आर है। इसने हमसे क्या पूछा भाई, डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्टेंस बताओ। यहाँ पर से अगर डिस्प्लेसमेंट देखी जाए तो वो ए और बी के बीच में ये जो लाइन आ रही है वो होगी। अगर रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है ना, ये रेडियस आर है, तो डायमीटर कितना हो गया, 2r हो गया। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या हुआ, ए और बी को कनेक्ट करने वाली ये लाइन, इसका मेजर कितना हुआ, 2r, है ना। और यही हमारी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 2r हो गई, दैट इज द डायमीटर। अब क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा, ये पाथ लेंथ जो ये कवर करके जा रहा है, ऐसे पाथ लेंथ, ये क्या है, हाफ ऑफ द सर्कल, दैट इज पाई इंटू आर। तो आंसर कितना हुआ, 2r और पाई इंटू आर। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टू बॉल्स ऑफ सेम डेंसिटी बट डिफरेंट masses आर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 100 मीटर, देन both will come together, both will come late on the earth, first will come first and second will come after that, second will come first and first will come after that। तुमने दो बॉल डाली, दोनों का अलग मास है मगर डेंसिटी सेम है, तो कौन पहले आएगा, बस इसने हमसे ये पूछा है। नेग्लेक्ट करना है एयर रेजिस्टेंस को। अब यार यहाँ पर बेसिकली एक बात बताओ, क्या दोनों बॉलें सेम डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है, क्या दोनों के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है। हमें क्या निकालना है, टाइम टी निकालना है कि कौन पहले आया और कौन बाद में आया। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या होगा, यहाँ पर u क्या है, 0, क्योंकि मैंने जेंटली इसे ड्रॉप करा है। मैंने क्या करा है, जेंटली इसे ड्रॉप करा है। तो s विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 2s बाय a। कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 2s बाय a। अब दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट सेम है, दोनों के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, मतलब s बाय a की रेशो दोनों के लिए सेम है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर टाइम दोनों के लिए सेम नहीं होगा क्या, बिल्कुल टाइम दोनों के लिए सेम होगा। तो दोनों एक साथ ही नीचे आएंगे। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट द टाइम इन विच इट कवर द पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज। अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करे, रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब है उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0। द टाइम इन विच इट कवर द पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज, मतलब टाइम हमें निकालना है। तो मैं फिर से यही वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। क्योंकि यहाँ पर u मुझे 0 दे रखा है, तो s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो टाइम का यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला अगर टाइम का लग जाएगा तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि टाइम हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर देखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ही गलत आंसर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ये भी बिल्कुल गलत आंसर है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट गलत आंसर है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आ रहा है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के। आगे बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन कह रहा है, चेकअप ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट करेक्ट हो उसे चूज करना। A body start with a constant velocity and still it can vary
इट कैन हैव अ वेरिंग स्पीड। एक बॉडी के पास वेलोसिटी तो कांस्टेंट है मगर स्पीड क्या है, वेरिंग है। ऐसा होगा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड बताता है। तो अगर वेलोसिटी ही तुम्हारी कांस्टेंट है तो स्पीड भी तुम्हारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, वो वेरी नहीं कर सकती। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन क्या है, अब बॉडी हैज अ कांस्टेंट स्पीड बट इट कैन हैव अ वेरिंग वेलोसिटी। मतलब स्पीड बॉडी की कांस्टेंट हो मगर वेलोसिटी वेरी कर सकती है। बिल्कुल सही आंसर। क्यों? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल दूंगा मैं यहाँ पर से। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यहाँ पर देखो स्पीड अगर इसकी u है, देख रहे हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड ऑफ द पार्टिकल है वो क्या है, u है। लेकिन वेलोसिटी वेरी करती रहेगी क्योंकि क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर तुम यहाँ पर देखो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, आई डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो गई, आई डायरेक्शन में हो गई। यहाँ पर देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है जे डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी कहाँ हो गई, जे डायरेक्शन में हो गई। अगर तुम बस इन दो पॉइंट्स को चूज कर लो, 1 और 2 को, ठीक है, और v2 माइनस v1 लिखो तो दैट विल बी यू जे कैप माइनस यू आई कैप। ठीक है, अब तुम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो अगर तुम चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 ऑफ यू, ये आ जाएगा। मानते नहीं मानते? तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो वेलोसिटी तो चेंज होकर ही रहेगी। दूसरी बात, स्पीड यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, यू 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 यू। अगर हर जगह तुम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालोगे वेलोसिटी का तो आंसर कितना आएगा, यू 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 यू। ठीक है, आई होप सो वेक्टर अच्छे से पढ़ा होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन को भी देखते चलते हैं। द वेलोसिटी हैविंग अ कांस्टेंट स्पीड बट कैन नॉट हैव एनी एक्सेलरेशन। मतलब तुम्हारे पास स्पीड हो, कांस्टेंट हो, मगर कोई एक्सेलरेशन ना हो, ऐसा कैसे भाई? यार एक बात बताओ, तुम लोगों ने कभी भी पत्थर बांध के किस पर, धागे पर पतंगे तो पड़ी पकड़ी होंगी, है ना? तो क्या होता है, तुम उसे घुमाते हो, ऐसे ऐसे पत्थर बांध के उसे घुमाते हो, फिर दूसरे की पतंग पर डाल देते हो। अगर तुम्हें पता है तुम्हें घुमाना है, अपने लंगर को घुमाना है, अपने पत्थर को घुमाना है, तो उसे पकड़े रहोगे, उस रोप को पकड़े रहोगे। उस रोप को अगर तुम पकड़ लेते हो तो क्या होता है, रोप के अंदर क्या बन जाती है, टेंशन बन जाती है ना? टेंशन बन जाती है। तो टेंशन क्या है, एक फोर्स है, फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा। अब टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी। अगर हमारी बॉडी क्या है, एक स्टोन है, तो इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। अगर टेंशन का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी है, दैट इज फोर्स का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी है, विद कहां पर, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड द सेंटर होगा। तो यार हर जगह ये एक्सेलरेशन काम कर रहा है। इस एक्सेलरेशन को कहते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि जरूरी होता है किस लिए, हमारे ये सर्कुलर मोशन को बनाने के लिए। जैसे ही तुम छोड़ते हो, किसको, रोप को छोड़ते हो, ये फुर करके भाग जाता है, एक सीधी लाइन में हमारा ये पत्थर भाग जाता है। क्यों? क्योंकि टेंशन लगनी बंद हो जाती है। मानते नहीं मानते? तो ये इस वेलोसिटी से फुर करके आगे भाग जाता है। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल है जिसके पास कांस्टेंट स्पीड है तो उसके पास एक्सेलरेशन हो सकता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता ही होता है। ये गलत है, डी ऑप्शन गलत है। कह रहा है कि द पोजीशन एक्स ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद द टाइम एस एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। द एक्सेलरेशन एट टाइम टी ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू जीरो वेयर द टाइम टी इज इक्वल टू, टाइम टी हमसे पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखी है। कब टाइम टी निकालना है, जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। बहुत आसान है, देखो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालो, डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है, दैट विल बी डी वी बाई डी टी। वी क्या है, डी एस बाई डी टी, या डी एक्स बाई डी टी लिख लो। तुम कभी कंफ्यूज हो जाओ कि भाई एक्स और एस दोनों अलग अलग चीजें हैं, नहीं भाई, डिस्प्लेसमेंट ही है। तो डी एक्स बाई डी टी निकाल लो यहाँ पर। तो डी एक्स बाई डी टी कितना आ जाएगा, 2at माइनस 3bt स्क्वायर। अब यहाँ चौक मत जाना कि सर ने एकदम से जादू कर दिया और आंसर आ गया। अभी अभी मैंने बताया था, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई पैरामीटर है टी टू द पावर n और तुम उसको डेरिवेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू द सेम पैरामीटर, देन द आंसर विल बी t n यहाँ n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2t2 - 1 दैट विल बी 2 इंटू टी। ठीक है, समझ आया, दैट विल बी 2 इंटू टी। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी आई, 2 इंटू टी इंटू ए माइनस, अब क्या है यहाँ पर, बी टी क्यूब, टी टू दी पावर 3, तो 3t⁻³ - 1 दैट इज 3t², 3t² मल्टीप्लाइड बाय बी। तो ये आ गई वेलोसिटी। अब यहाँ से एक्सेलरेशन विल बी, तुम एक्सेलरेशन भी सेम मैनर में निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा हमारे पास,
यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ी जगह कम है। एक्सेलरेशन विल बी 2a t टू द पावर 1 है, तो 1 t टू द पावर 1 माइनस 1 दैट विल बी 1 t टू द पावर 0। तो t टू द पावर 0 क्या होता है? हमेशा 1। किसी की भी पावर 0 हो जाए तो आंसर क्या आता है? 1। तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचा, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 लिख दिया। माइनस 3 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 इंटू टाइम टी मल्टीप्लाइड बाय बी। और ये किसके बराबर होना चाहिए? टोटल टोटल 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि एक्सेलरेशन जब 0 हो तो उस पार्टिकल का टाइम क्या होगा, वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर से जब तुम कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आ जाना चाहिए? टाइम विल बी इक्वल टू 2a अपॉन कितना है, हाँ 2a अपॉन 3 टू जा 6 इंटू बी, 6b, ठीक है, दैट इज a बाय 3b। तो ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम विद अ वेलोसिटी v1 एंड सेकंड हाफ टाइम विद अ वेलोसिटी v2। द मीन वेलोसिटी v बार विल बी। अच्छा, एक बात तुम्हें बताता हूँ, मुझे पता है ये मीन वेलोसिटी पूछ रहा है, उसने वेलोसिटी v1 भी दे दी, वेलोसिटी v2 भी दे दी, ठीक है। और जहां तक मुझे पता है तुम लोगों ने एक ही चीज लगाई होगी कि मीन वेलोसिटी पूछ रहा है, तो क्यों ना दोनों वेलोसिटी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। तो ये आंसर करेक्ट आंसर है। मैं मानता हूँ बिल्कुल ये आंसर करेक्ट आंसर है, लेकिन लॉजिक करेक्ट नहीं है मेरे भाई, ठीक है, लॉजिक करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आंसर करेक्ट आ जाए, लॉजिक करेक्ट ना हो तो भी आंसर इनकरेक्ट है, ठीक है, मेरी नजरों में तो इनकरेक्ट है। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी है, क्योंकि ये तुक्का वाली बात हो जाएगी, तुक्का लगा दिया और आंसर आ गया। तरीके से आंसर निकालेंगे। उसने पूछा मीन वेलोसिटी दैट शुड बी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम हम क्या ले रहे हैं? टोटल टाइम लेटेस्ट से मैं टी ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उसने यहाँ दे रखा है कि पहला हाफ टाइम वो वेलोसिटी v1 से जा रहा है और दूसरा हाफ टाइम वो वेलोसिटी v2 से जा रहा है। तो पहले हाफ टाइम में वेलोसिटी v1 है, दूसरे हाफ टाइम में वेलोसिटी v2 है। अब हमें ये नहीं पता कि इसने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन है, ठीक है, मानते हो? तो वेलोसिटी v1 विल बी इक्वल टू, मान लो ये s1 है और ये क्या है? s2 है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज कर लूंगा। तो v1 विल बी इक्वल टू s1 अपॉन t बाय 2, ठीक है। तो s1 की वैल्यू कितनी आ गई? v1 t बाय 2। सिमिलरली s2 की वैल्यू भी सेम फॉर्मूले के अंदर लगा देना, 1 1 की जगह 2 2 लगा देना, कितनी आ जाएगी? v2 इंटू टी बाय 2, ये आ गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जब हम लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? s1 प्लस s2, तो क्या हो जाएगा? v1 अपॉन 2 t प्लस v2 t अपॉन 2। टोटल टाइम कितना है? लेटेस्ट से हमने टाइम टी ही माना है, टी बाई टू प्लस टी बाई टू दैट इज टी। टी 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 कट गए, आंसर कितना आया? v1 प्लस v2 अपॉन 2, ठीक है। तो पहला आंसर इस लॉजिक से करेक्ट है। अगर ये लॉजिक करा है तो ठीक है, नहीं करा तो भाई आंसर इनकरेक्ट है। अब पर्सन ट्रेवल अलोंग द स्ट्रेट रोड फॉर half the distance with a velocity v1 and the remaining half of the distance with a velocity v2, find the average velocity is given by। अच्छा, तभी मैं कह रहा था ये लॉजिक गलत है तुम्हारा, क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात क्या है कि अगर तुमने इस लॉजिक से ये निकालने की कोशिश करी फिर नहीं निकाल पाओगे। तभी मैंने कहा था कि लॉजिक के हिसाब से चलो, लॉजिक सही होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कैलकुलेशन की मिस्टेक हम सही कर सकते हैं, लॉजिक की मिस्टेक एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, ठीक है। पर्सन है, वो क्या कर रहा है? एक स्ट्रेट रोड पर जा रहा है और उसने हाफ ऑफ द डिस्टेंस किससे कवर करा? वेलोसिटी v1 से कवर करा, और रिमेनिंग हाफ उसने किससे कवर करा? वेलोसिटी v2 से कवर करा। हमें क्या निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, v एवरेज। तो वो कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगा जो कह कह के मैं थक चुका हूँ, स्ट्रेट लाइन मोशन है, एक ही डायरेक्शन के अंदर है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? s/2 दैट इज s। टोटल टाइम कितना है? लेट अस से यहाँ पर टाइम लिया t1, यहाँ टाइम लिया t2, तो t1 प्लस t2, तो s अपॉन टाइम t1 हमें निकालना है। अच्छा, याद करो ये वाला मोशन भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन है, मानते हो नहीं मानते? तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ टाइम t1 इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन द वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है ना। तो यहाँ पर मैंने वेलोसिटी और टाइम की प्लेसेस को स्विच कर दिया है। आई होप सो इतनी बेसिक मैथमेटिक्स तुम्हें आती होगी तो उससे तुम ये कर सकते हो, ठीक है। तो टी वन की वैल्यू क्या आ जाएगी? s/2 v1। ऐसी टी टू की वैल्यू क्या आ जाएगी? s/2 v2। एस उड़ा दो, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर? एलसीएम ले लो, दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ v1
v2, v1, v2 और 1। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही बेसिक चीज यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है कि ये सर कैलकुलेशन कैसे हुई है, ये बेसिक कैलकुलेशन भी मैं तुम्हें सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ये बेसिक कैलकुलेशन समझ आई, आई होप। ठीक है, यहाँ से सिर्फ एलसीएम लेना है, ऊपर 1 आ चुका है। ठीक है, तो 1 अपॉन में v1 प्लस वी2, 2v1 v2, फिर ये 2v1 v2 ऊपर चलेगा और v1 प्लस v2 नीचे रह गया, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये वाला देख लो, पहले इसको नीचे करता हूँ यार। हाँ, तो ये क्या कह रहा है, बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी v1, सेकंड थर्ड ऑफ द डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी v2 एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद वेलोसिटी v3, द एवरेज वेलोसिटी इज, फिर से वही एवरेज वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है ना। 5 मिनट लो, अपने आप खुद करने की कोशिश करो, बाद में मैं ये खुद करवा दूंगा। ठीक है, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्या कह रहा है, पहला 1/3 इसने किससे कवर करा, v1, दूसरा 1/3 v2, तीसरा 1/3 v3। चलेगा। अब ये क्या कह रहा है, एवरेज वेलोसिटी निकालो। अब यहाँ पर अगर एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा तो वो क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, s/3 s/3 s/3, ऐड कर दो तो s। और टोटल टाइम कितना है, t1 t2 t3। भाई यहाँ पर जितना टाइम इसने लिया, मैं कलर स्विच करके लिख देता हूँ। यहाँ पर पहले उसमें टाइम लिया लेटेस्ट से t1, दूसरे उसमें टाइम लिया t2, तीसरे उसमें टाइम लिया t3। मानते हो, तो t1 t2 t3 की वैल्यू निकाल लो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन में है। तो टाइम t1 कितना आ जाएगा यहाँ पर से, दैट विल बी इक्वल टू s/3 अपॉन v1। टाइम t2 कितना आ जाएगा, s/3 अपॉन v2। टाइम t3 कितना आ जाएगा, s/3 अपॉन v3। है ना, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो s अपॉन s/3 v1, s/3 v2, s/3 v3। क्या करोगे, बस यहाँ से बेसिक एलसीएम ले लेना। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 3v1 v2 v3। यहाँ से लिया हमने, ऊपर पहुँचाया, 3 टाइम्स ऑफ v1 v2 v3। ठीक है, ये मतलब 1/3 को डायरेक्टली मैंने ऊपर पहुँचा दिया। ठीक है, फिर एलसीएम ले लिया, v1 v2 v3। अब यहाँ पर क्या आएगा, v2 v3, यहाँ पर क्या आएगा, v1 v3, यहाँ पर कितना आ जाएगा, v1 v2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिटवीन टू स्टेशन अ ट्रेन एक्सेलरेट फ्रॉम वेस्ट uniformly at first, then move with a constant velocity and finally retards uniformly to come to the rest. If the ratio of the time taken is 1:8:1, find the and the maximum speed is 60 km per hour, then what is the average speed of the whole journey? तो मान लो ये तुम्हारी जर्नी है, मतलब ट्रेन की जर्नी है ए से बी। तो पहले हमारी जो ट्रेन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चली, लेटस से ए टू सी तक। ठीक है, तो ये हमारा क्या दिखा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है क्योंकि वो रेस्ट से चलना स्टार्ट हुई है। तो सी पर जाके उसकी जो वेलोसिटी अटेन हुई वो हुई 60 किलोमीटर पर आवर की, जो मैक्सिमम स्पीड उसने अटेन करी। फिर कुछ देर तक के लिए उसने उसे मेंटेन रखा, और फिर लेटस से ये पॉइंट डी तक उसने मेंटेन रखा, फिर वो अंडर रिटार्डेशन गई और बी पॉइंट मतलब बी स्टेशन पर आकर रुक गई। तो यहाँ एक्सेलरेशन है, यहाँ क्या है, रिटार्डेशन। ठीक है, ये चीज तुम याद रखना। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है कि यहाँ का टाइम हमें गिवन है, यहाँ का टाइम गिवन है, यहाँ का टाइम गिवन है। अब तुम कहोगे टाइम कैसे गिवन है जबकि रेशो दे रखी है, तो मैं मान लेता हूँ लेट से टोटल टाइम है टी, मान लिया। अब अगर पहले पहर का टाइम निकालना है तो यहाँ पर रेशो गिवन है, दैट विल बी इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन 1 + 8 + 1 दैट इज 10। 8 और 2 10, है ना, इतना तो पता होगा ना ये फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस रेशो टाइप की चीजों को कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या होगा, 8 इंटू टी अपॉन 10। तीसरा क्या होगा, 1 इंटू टी अपॉन 10। ये पहला टाइम, दूसरा टाइम, तीसरा टाइम। पहले टाइम के अंदर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो अब उसने हमसे क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम हमने मान लिया, चलो टी होगा, टोटल डिस्टेंस हमें नहीं पता, दैट विल बी s1 + s2 + s3, पहले पैर का, दूसरे पैर का और तीसरे पैर का। ठीक है, तो पहले पैर का अगर तुम निकालते हो दैट इज s1, दैट विल बी इक्वल टू ut + ½ ऑफ at
स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या चीज नहीं पता, ए भी नहीं पता, ए भी पता होना जरूरी है। तो अब या तो ए पता हो, मगर ए हम कैसे निकालेंगे, चलो ये इक्वेशन हम नहीं लगा सकते भी मान लिया, ये तो लगा सकते हैं, है ना कोई इक्वेशन तो फिट आ ही जाएगी काइनेमेटिक्स में। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 60, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, ए हमें दे नहीं रखा, टाइम कितना है t/10, तो ए की वैल्यू आ गई 60/time/10, ये आ गई। तो अब मुझे पहला ये निकालना है, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पहली डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी तुम कह लो वो निकालनी है। तो वो कितनी हो जाएगी, S1 1/2 ए टी स्क्वायर, तो S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, ए की वैल्यू कितनी है 60/t/10, टी की वैल्यू कितनी है t/10 का होल स्क्वायर, तो t/10 से एक t/10 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2 60 इंटू टाइम t/10, यहाँ से ये काट दो, तो ये कितना बचा 3t, तो S1 कितना आ गया 3t। सिमिलरली S2 तुम्हें निकालना है, S2 क्या है, वो तो ये देखो यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन हो रहा है, तो इट विल बी द वेलोसिटी इनटू द टाइम दैट इज 8t/10, 10 से ये कट गया 8 छिंग 48t, ये आ गया S3। अब S3 में भी देखो सेम पंगा है, क्या रिटार्डेड मोशन सा है, लेकिन ना एक्सेलरेशन हमें गिवन है, मतलब रिटार्डेशन हमें गिवन नहीं है, वो हमें निकालना पड़ेगा। फिर से मैं ओल्ड रिलायबल इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी को समन करूंगा, बस सिंपल सी बात, v इक्वल टू यू प्लस ए टी मैंने लगाया, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्सेलरेशन पता नहीं, या डी एक्सेलरेशन वो भी हमें पता नहीं, टाइम कितना है 8t/10, तो ये a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/t/10। सिमिलरली तुम्हें फिर से s वाली इक्वेशन में लगा देना है, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ से ये थोड़ी सी चीज उड़ा देता हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, या एक काम कर सकते हो इससे भी आसान, एक काम कर लो वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as में लगा दो, है ना, v तो 0 है, u स्क्वायर हमें गिवन है दैट इज 60, तो ये हो गया 60 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a कितना है t/10। ठीक है, और ये हमारी डिस्प्लेसमेंट नंबर 3, थर्ड डिस्प्लेसमेंट निकल कर आ जाएगी। ठीक है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर विल बी इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर मुझे गलती दिख रही है, अरे देखो यहाँ पर गलती आ रही है, तुमने ध्यान भी नहीं दिया, मुझे बताया ही नहीं तुम लोगों ने, 2 टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू क्या है 600/t, 600/t। ठीक है, थोड़ा यार बता दिया करो कि मतलब सर गलती कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, है ना। तो 3600/2 इंटू 600 और यहाँ टी, 0 से 0 उड़ा दिया, 6 दूनी 12, ठीक है 12 तिया 36, तो S3 भी कितना निकल कर आ रहा है 3t, S3 भी कितना निकल कर आ रहा है तुम्हारा 3t। ठीक है, S3 3t निकल कर आया, थोड़ा सा मैं अपने आप को ऊपर टंगा देता हूँ। अब यहाँ पर देखो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना निकल कर आया 3t प्लस 48t प्लस 3t अपॉन टोटल टाइम t। ठीक है, ये निकल कर आया। अब मैं क्या करूँगा 8 9 10 11 12 13 14 दैट इज 54t अपॉन t, तो कितना आया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी है हमारा। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन को कवर कर रहा है, हाफ डिस्टेंस उसने कवर करा 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और जो बचा कुचा हाफ डिस्टेंस है वो 2 इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है विद द स्पीड 4.5 एंड 7.5, हमें एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, सबसे पहले देख लो यहाँ पर मैं एक स्कीमेटिक ड्रॉ कर देता हूँ, मान लो से ए से बी पॉइंट पर जाना है, ये भी s/2 है और बीच में पड़ रहा है सी, ये भी s/2 है और ये भी s/2 है। अब ये वाला जो सेकंड पार्ट का s/2 है, इसमें हमारा पार्टिकल इसको दो भागों में कवर करेगा, लेटस से ये भाग नंबर 1 है, ये भाग नंबर 2 है, पहले भाग का टाइम t है और दूसरे भाग का भी टाइम क्या है t है। ठीक है, t डैश ले लो, ये दोनों टाइम इंटरवल सेम है, ये दोनों तो टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है या ये जो डिस्प्लेसमेंट है क्या ये सेम है या नहीं, है ना, लेटस से ये पॉइंट ई है, हमें ये नहीं पता अभी सी ई और ई बी सेम है या नहीं, ये चीज हमें नहीं पता, तो ये गलती मत करना और ये सोचना भी मत।
मुझे पता है तुम लोगों के दिमाग में ये चीज चल रही होगी कि ये सेम कर देंगे फिर बाद में आराम से आंसर आ जाएगा, तो ये इतनी आसानी से नहीं निकलने वाला, ठीक है। वेलोसिटी पहले भाग में ए से सी में कितनी दे रखी है, 3 मीटर पर सेकेंड। जो ये फर्स्ट मैंने लिखा है जहां पर टी डैश टाइम है, यहाँ पर क्या है 4.5, यहाँ पर क्या दे रखी है 7.5, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर बेसिकली, हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, मानते हो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है s/2 दैट इज s, है ना। टोटल टाइम क्या है, ये वाला टाइम, टाइम फ्रॉम ए टू सी प्लस टाइम इन द फर्स्ट प्लस टाइम इन द सेकेंड, मानते नहीं मानते। और टाइम इन द फर्स्ट और टाइम इन द सेकेंड दोनों ही एक्चुअली यहाँ पर हमें सेम दे रखे हैं, 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है, विद वेरिंग स्पीड। खैर वो बात एक अलग है। अब यहाँ पर हमने क्या करा, टाइम ए सी निकालना है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन है, तो टाइम ए सी निकालना बहुत आसान चीज़ है। कैसे निकालोगे, फिर डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है या डिस्टेंस हमें गिवन है, टाइम ए सी निकालना है, वेलोसिटी हमें गिवन है, तो ये आ गया टाइम ए सी, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी दैट इज s/6, तो ये तो वरी करना भूल जाओ, इसका आंसर आ गया s/6। टाइम वन को निकाल लेते हैं, टाइम वन। अब देखो यहाँ पर भी वो अंडर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन है, किस स्पीड से मूव कर रहा है 4.5 से, लेकिन हमें डिस्टेंस तो यहाँ का पता है नहीं, लेकिन हमें ये पता है फर्स्ट का डिस्टेंस प्लस सेकंड का डिस्टेंस, हमें आंसर क्या देना चाहिए, s/2 आंसर देना चाहिए। मानते नहीं मानते, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फर्स्ट का डिस्टेंस प्लस सेकंड का डिस्टेंस हमारे को आंसर देना चाहिए s/2। अगर फर्स्ट का डिस्टेंस मैं निकाल लूँ तो क्या होगा, फर्स्ट का डिस्टेंस दैट विल बी, इसी सेम फॉर्मूला में मैं लगाऊंगा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। या तुम यहाँ पर स्पीड ले लो, बार बार नहीं बताऊंगा कि स्ट्रेट लाइन मोशन है जहां पर स्पीड वेलोसिटी दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो चाहे मैं स्पीड बोलूँ चाहे मैं वेलोसिटी बोलूँ, एक ही चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालूं दैट विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम टी, ठीक है। तो यहाँ पर S1 क्या होगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय उसका टाइम कितना है टी डैश, S2 का टाइम कितना है 7.5 मल्टीप्लाई टी डैश, ठीक है, दैट विल बी s/2। यहाँ पर से 7 4 11 और आधा आधा 1 दैट इज 12 टी डैश दैट इज इक्वल टू s/2। तो यहाँ से टी डैश की वैल्यू आ गई दैट इज s/24, क्या आ गई s/24 आ गई। तो t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टी डैश, और टी डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है s/24, क्या आ रही है s/24। तो यहाँ से इसे कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 4 सेकंड का, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड का, ठीक है। रख कर देख लेना यार, या तुम्हारे लिए ये भी रख कर दे दूँ, चलो कोई बात नहीं, रख कर दिखाई देता हूँ। s/s/6 प्लस 2s/24, एस उड़ जाएगा। आई होप सो अब तुम इसमें एलसीएम वगैरह थोड़ी मैथमेटिक्स लगा सकते हो, आंसर 4 आ जाएगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात होनी नहीं चाहिए। मुझे और भी क्वेश्चन कराने हैं, आगे बढ़ता हूँ मैं। टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस MA एंड MB आर ड्रॉप फ्रॉम द टू डिफरेंट हाइट्स विया A एंड B। MA गिरा A हाइट से, MB गिरा B हाइट से। बॉल है, उनकी मास है MA MB, दोनों अलग अलग हाइट A और B से गिर रहे हैं। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द टू ड्रॉप थ्रू दीज डिस्टेंसेस, हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द टाइम निकालना है। टाइम ए बाय टाइम बी की रेशियो हमें निकालनी है। अभी अभी 2 मिनट पहले ये फॉर्मूला कराया हमने, टाइम इक्वल टू 2s/g या 2s/a, वेयर a इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, s इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉल। और मैंने पहले ही बताया कि टाइम जो है वो मास पे डिपेंड करेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं टाइम बाय a निकालूं तो वो क्या होगा 2 इंटू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द मास a विच इज a, तो a अपॉन एक्सेलरेशन क्या है g, ऐसी टाइम कवर्ड बाय द बी विल बी 2 इंटू बी अपॉन जी। तो टाइम ए बाय टाइम बी विल बी अंडर रूट ए बाय अंडर रूट बी। डायरेक्टली ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला करते हैं। इफ टू बॉल्स ऑफ सेम डेंसिटी बट डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप्ड फ्रॉम 100 मीटर हाइट देन बोथ विल कम टुगेदर ऑन द अर्थ। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया यार, ये बार बार नहीं बताने वाला मैं, ठीक है। अभी अभी फॉर्मूला निकाला है ना 2s/a। यहाँ पर जो टाइम है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है और सिर्फ एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है, मास पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। सेम क्वेश्चन है, ए ऑप्शन होना चाहिए, बिना देखे आंसर आना चाहिए, दोनों एक ही साथ आने चाहिए। 28वां,
A body starting from the rest moving with a uniform acceleration has displacement of 16 meter in the first 4 seconds and 9 meter in the first 3 seconds. Find the acceleration of the body. Acceleration of the body निकालनी है. अब ये थोड़ा डॉजी क्वेश्चन है. वैसे डॉजी क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये बहुत ही आराम से हो जाएगा. पूछो कैसे हो जाएगा. एस nth तो तुम्हें पता ही होगा. nth सेकंड में u प्लस ए बाय टू 2n-1 है. एस nth का फॉर्मूला था ना, एस nth डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा दैट विल बी u प्लस ए बाय टू 2 into n-1 वेयर n इज द nth सेकंड. तो यहाँ पर हमें पहले 4 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट दे रखी है 16 मीटर, दूसरे मतलब पहले 3 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट दे रखी है 9 मीटर. तो पहले 4 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट है 16 मीटर और पहले 3 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट कितनी है 9 मीटर. तो मैं कह रहा हूँ चौथे सेकंड में, कौन से चौथे सेकंड में वो कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, चौथेवें सेकंड में. तो 30 सेकंड तक इसने डिस्प्लेसमेंट कवर करी 9 मीटर, 4 सेकंड तक इसने डिस्प्लेसमेंट कवर करी 16 मीटर. तो चौथवा सेकंड क्या होगा, तीसरे सेकंड से लेके चौथे सेकंड तक जो वो 1 सेकंड बचेगा उसमें वो कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, यहाँ पर 16 में से 9 गए दैट इज 7 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा. तो यहाँ पर कर रहा है 7 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर. nth सेकंड कौन सा है, चौथा. nth सेकंड कौन सा है, चौथा. अब रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो u की वेलोसिटी हो गई 0, 0 प्लस ए बाय 2, 2 इंटू 4 माइनस 1. तो आंसर कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन का 2. डायरेक्टली यहाँ पर 2 लग जाना चाहिए. फिर बता देता हूँ, आराम से सुन लो. चौथे सेकंड की डिस्प्लेसमेंट मैंने निकाली है. ये मत समझ लेना चौथे सेकंड की डिस्प्लेसमेंट 16 दे रखी है. ये 4 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट है, चौथे सेकंड की डिस्प्लेसमेंट नहीं है. समझे, चौथे सेकंड पर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ी है. 3 सेकंड तक की डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ दे रखी है, तीसरे सेकंड की डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखी. तो 4 सेकंड में से 3 सेकंड वाली डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दो तो चौथे सेकंड की डिस्प्लेसमेंट निकल कर आ जाएगी. डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर निकालना है. इतना इजी क्वेश्चन था. 29वां, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 30 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड एंड 60 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड. द इनिशियल वेलोसिटी इज. यार इससे आसान क्वेश्चन नहीं दे सकता मैं, मतलब, और मुझे ये बताना भी पड़ रहा है. वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन दे रखा है. जो वेलोसिटी एक्वायर्ड करी गई है वो कितने 30 मीटर पर सेकंड, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में. तो डायरेक्टली तुम्हें यार यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा देना चाहिए था, है ना. v क्या है 30, u क्या है, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हमें दे नहीं रखा. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ही हमें निकालनी है यहाँ पर. तो u हमें पता नहीं. ठीक है, ए भी हमें पता नहीं. टाइम कितना दे रखा है 2 सेकंड. दूसरे क्वेश्चन, दूसरी उसमें क्या कह रहा है, दूसरे सम में 60 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड, मतलब वो 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन कर सकता है किसमें, 4 सेकंड में. तो यार ये तो बताने वाली बात ही नहीं हुई, इतना इजी क्वेश्चन है ये. v इक्वल टू यू प्लस एटी का फॉर्मूला लगाना है. डायरेक्टली वो कह रहा है कि वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी विच इज मूविंग अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज एज गिवन. मतलब 30 मीटर पर सेकंड वो कवर कर लेता है, सॉरी 30 मीटर पर सेकंड वो गेन कर लेता है 2 सेकंड के अंदर, 60 मीटर पर सेकंड वो गेन कर लेता है 4 सेकंड के अंदर, है ना. तो अगर वो इनिशियल से स्टार्ट करता है तो 30 मीटर पर सेकंड वो 2 सेकंड के अंदर गेन कर लेता है, और अगर वो इनिशियल से स्टार्ट करता है तो 60 मीटर पर सेकंड वो 4 सेकंड के अंदर गेन कर लेता है. 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन लगानी है. आई होप सो तुम ये आंसर लगा सकते हो, समझे, लगा सकते हो ना. तो आंसर क्या आ जाएगा, बेसिकली 0 आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. 2 इक्वेशन है, आराम से सॉल्व कर लेना. मैं बार बार ये चीज नहीं बताने वाला, इजी सा क्वेश्चन है. थोड़ा सा ऊपर बता देते हैं. हाँ, क्वेश्चन ये कह रहा है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस इन सच अ वे दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्सिस वेरीज विद टाइम एज फॉलो. इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज. इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है. इनिशियल वेलोसिटी तो जानते हो ना, एट टाइम t इक्वल टू 0 पर जो होती है. तो यार तुम्हें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, इतना आसान क्वेश्चन भी तुम मुझसे करवा रहे हो, है. सीधी सी यार, तुम इसका डेरिवेटिव लेके वेलोसिटी निकाल लो. दैट विल बी 0 माइनस 5 प्लस 12t. इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, वो कब होती है, एट टाइम t इक्वल टू 0. तो यहाँ पर टाइम t को 0 पुट कर दो, कितना आ जाएगा आंसर, -5. डायरेक्टली तुम्हें आंसर लगाना चाहिए था -5, है ना. आसान क्वेश्चन था. So that's it guys for this lecture. So we'll meet you in the next class guys. Until then, goodbye. Thank you.